कर रहे हैं किस चीज की, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसको बोलते हैं फिलोसोफर किंग। अब फिलोसोफर किंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज उसके अराउंड उसने बहुत सारी सब थ्योरीज दिए हैं फिलोसोफर किंग। तो वो फिलोसफी में बहुत विश्वास रखता है और उसने देखा कि सोक्रेटिस को कैसे मार दिया गया। सोक्रेटिस को जहर पीने पे मजबूर किया गया, ही ड्रैंक हेमलॉक। तो अगर सोक्रेटिस जैसे होशियार आदमी को मारा गया बिकॉज पीपल या जो रूलर्स थे वो इतने ज्यादा स्मार्ट या इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं थे। तो अल्टीमेटली आपका किंग कैसा होना चाहिए? आप किंग शुड ऑलवेज बी अ फिलोसोफर, क्योंकि फिलोसोफर कौन लोग होते हैं? जिनका इंटेलेक्ट सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली हु शुड बी फिलोसोफर है? अ फिलोसोफर शुड बी द किंग। और उसको फिर कैसे आइडेंटिफाई करना है दैट वी विल अंडरस्टूड इन अ व्हाइल। तो उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि फिलोसोफर को ही किंग बनाओ। तो इस पे बहुत से लोगों ने डिस्कशन क्या किया कि या तो वो सोक्रेटिस को एज अ किंग देखना चाहता था बिकॉज सोक्रेटिस उसके लिए नॉलेजेबल मैन था, या वो खुद किंग बनना चाहता है बिकॉज आफ्टर सोक्रेटिस इट वाज जस्ट प्लेटो जो उस फिलोसोफर किंग के क्राइटेरिया में फिट हो रहा है कि ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल मैन आफ्टर सोक्रेटिस। तो मे बी वो खुद को एज अ किंग एज अ रूलर देखना चाहता था। सो ही स्लोली स्टार्टेड फ्लोटिंग दिस आइडिया दैट देयर शुड बी अ फिलोसोफर किंग। तो आप इस फिलोसोफर किंग को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे आपको पता चलेगा हु शुड बी अ फिलोसोफर किंग? तो उसके लिए उसने दिया फिर अपना थ्योरी या स्कीम ऑफ एजुकेशन कि प्रॉपर एजुकेशन की जर्नी या प्रोसेस होना चाहिए, विच इज व्हाट प्रोसेस। सपोज आपने स्कूल ज्वाइन किया एट एन एज ऑफ 3 to 6, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये स्कूल को ज्वाइन किया। उसके बाद उनको बेसिक एजुकेशन, एथिक्स, मोरालिटी जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है वो सिखाया गया। फिर एट अनदर एज फ्रॉम वॉट एवर एज दैट माइट बी उनको सिखाया गया ज्योमेट्री, अर्थमेटिक्स, मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा, जो उनको अलग टाइप की नॉलेज थी। फिर उस सब के बाद होना चाहिए एक टेस्ट। इस टेस्ट का क्या रोल है कि यहाँ पे लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, कि आप लोगों को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा कि आप इतने होशियार नहीं है टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। फिर दोबारा और लोग गए टू द नेक्स्ट लेवल, फिर उन्होंने कुछ एजुकेशन ली, देन अगेन वहाँ पे एक टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में फिर हमने कुछ लोगों को एलिमिनेट कर दिया जो कि हमें लगा कि दे कांट गो फर्दर या वो आगे नहीं पढ़ना चाहिए। फिर हमने एक और टेस्ट लिया, तो दिस जर्नी कंटिन्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अप टू द एज ऑफ 50। इतना प्रोसेस है और इन लोगों को फाइनली ये जो आपके पास हैंडफुल ऑफ लोग रह जाएंगे, क्योंकि आप फिल्टर डाउन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हैंडफुल ऑफ लोग, मोस्टली 5 to 10 पीपल मैक्सिमम बचेंगे जो कौन होंगे? आपके फिलोसफर्स। अब इन्हीं फिलोसफर्स में से आपको क्या डिसाइड करना है? अपना किंग। तो इन फिलोसफर्स में से भी आप अपना किंग कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए भी उसके पास एक स्ट्रैटेजी है। क्या स्ट्रैटेजी है? कि वन हु रिफ्यूज टू रूल, एक ऐसा किंग जो रिफ्यूज कर दे मुझे रूल नहीं करना। व्हाई? बिकॉज जब आप इंटेलेक्चुअली इतने साउंड हो जाएंगे आपके अंदर जो पावर का ग्रीड है वो खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आपके अंदर पावर का ग्रीड खत्म हुआ यू आर फिट टू रूल। तो जो फिलोसफर बोल दे कि ठीक है मुझे मत बनाओ फिलोसफर के, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मीन्स ही इज द राइट चॉइस। उसके बाद उसने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली अबाउट द पावर। अब आपने उसको फिलोसफर किंग को बता दिया तो उसके पास पावर कैसी होनी चाहिए? ही सेड कि फिलोसफर किंग के पास कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट पावर। कैसी पावर? एब्सोल्यूट पावर। व्हाई एब्सोल्यूट पावर? उसने कहा कि आप एक प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन, दैट इज अ डॉक्टर, उसके एक्सपर्टीज को बुक्स तक लिमिट नहीं कर सकते। आप एक डॉक्टर की एक्सपर्टीज को बुक्स तक लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है वो डॉक्टर्स हैं, उसमें वो समझ है कि हाउ टू डील विद पेशेंट्स एंड हाउ टू ट्रीट देम। तो सिर्फ एक बुक अगर उसके अगेंस्ट कुछ कह रही है तो यू कांट ट्रस्ट द बुक। उसी तरह अगर फिलोसफर किंग अब बन चुका है तो आपको फिलोसफर किंग को ट्रस्ट करना चाहिए। व्हाई लिमिट हिज पावर? उसकी पावर को क्यों लिमिट करना? बेस्ड ऑन अ लॉ बुक या सम कॉन्स्टिट्यूशन।
अब इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंटली काउंटर किया एरिस्टोटल ने, जिसने बोला कि दिस इज नॉट जस्टिफाइड, ये सही नहीं है कि आप इतने बड़े पर्सन को सारी पावर दे दें, देयर हैज टू बी सम चेक एंड बैलेंस। आप जो बात बोल रहे हैं दैट इज वेरी गुड, बट जो ह्यूमन नेचर है वो अल्टीमेटली करप्ट होगा ही होगा, तो कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तभी जो आपके लेटेस्ट स्टेजेस में बुक लिखी थी उसने, द लॉज, इसमें उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है लिमिटेशंस हैं, सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी लॉज जो किसको अवॉइड कर रहे हैं, फिलोसोफर किंग को भी। तो वो लॉज जो है वो सब पे वर्क करेंगे और फिलोसोफर किंग को भी अवॉइड करेंगे। इस बुक की एक और खास बात ये है, दिस इज द ओनली बुक दैट डज नॉट इंक्लूड एनी डायलॉग विद सोक्रेटिस। आपको पता है सोक्रेटिस ने कभी खुद कुछ नहीं लिखा, उसके सारे डायलॉग्स को, ये जितनी भी बातें हैं उसको सिर्फ प्लेटो ने लिखा है, लेकिन ये एक लौती बुक है जिसमें प्लेटो ने सोक्रेटिस का कोई भी मेंशन नहीं किया, बिकॉज दिस वाज हिज ओन आइडियाज एंड ओन रियलाइजेशंस। अब इस चीज से एक और चीज निकलती है कि क्या सिर्फ मेन फिट है फिलोसोफर किंग बनने के लिए, वुमेन का क्या रोल है? तो यहां से आप प्लेटो ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल। तो अगर फिलोसोफर किंग हो सकता है तो वी कैन ऑल्सो हैव फिलोसोफर क्वींस। अगर वुमेन को इंटेलेक्ट शो करें कि वो केपेबल है फिलोसोफर क्वीन बनने की, सो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू रूल। तो क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में बोथ मेन एंड वुमेन विल पार्टिसिपेट टुगेदर। अब एजुकेशन सिस्टम में मेन एंड वुमेन अगर साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो द नेचुरल क्वेश्चन जो लोगों के मन में आया कि फिर जो फैमिली है उसकी टेक केयर कौन करेगा? बिकॉज जो आइडल स्ट्रक्चर उस वक्त ग्रीक में चल रहा था, men used to work and women used to take care of the family। तो जो ये डिस्कशन हो रहा है, जब वो बता रहे हैं सब बातें, तो एक नेचुरल चीज होती है कि लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है वी अग्री कि ये हुआ, बट हु विल टेक केयर ऑफ द फैमिली? देन केम अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय प्लेटो, जिसमें उसने बोला फैमिली कम्युनिज्म, कि फैमिली का स्ट्रक्चर ही मेरे लिए डिफरेंट है, तो फैमिली कैसे होना चाहिए एट द लेवल ऑफ कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म जो हमें कॉन्सेप्ट है क्लास में डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म, कि मार्क्स का कहना क्या था, बट प्लेटो का कम्युनिज्म लेवल ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल। फर्स्टली एट द लेवल ऑफ वाइफ, कि वाइफ होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको किसी से भी यूनियन की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिन लोगों के पास इंटेलेक्ट है। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि स्टेट क्या करेगा, एक मैन एंड एक वुमेन को लाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन, और उनको बोलेगा कि यू आर फ्री टू रिक्रिएट। तो उनका जो यूनियन है उनकी शादी करवाएगा सिर्फ किस लिए? एक पर्पस के लिए कि वो रिक्रिएट करें। रिक्रिएट मतलब चाइल्ड बर्थ, कि वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करें। तो ये स्टेट ने किया। स्टेट ने सबसे पहले क्या किया, एक सुटेबल मैन एंड वुमेन को चुना, आपको लगता है दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल, लेट्स ब्रिंग देम टुगेदर, और उनको चाइल्ड बर्थ में किया। देन चिल्ड्रन एट द लेवल ऑफ चिल्ड्रन। अब बच्चे के साथ क्या हुआ, ये बच्चा जब हमारा पैदा हुआ, द स्टेट विल टेक द किड अवे। तो ये किड कहाँ पढ़ेगा? अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट। तो जब ये छोटी सी एज में होगा तो स्टेट उस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा और बाकी सभी बच्चों के साथ उसको रेस करेगा। तो सिर्फ एक कपल थोड़ी होगा, यहाँ पे मल्टीपल कपल्स होंगे, तो उन सभी के बच्चों के साथ उसको रेस किया जाएगा। एंड देन ही विल बी पुट टू द एजुकेशन प्रोसेस, जो हमने भी डिस्कस किया, और इसमें से जो होशियार बच्चा होगा वो अपने आप ही निकल के फिलोसोफर किंग बन जाएगा। तो वाइफ और चिल्ड्रन आपके पास नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? प्रॉपर्टी। वाई प्रॉपर्टी? क्योंकि अगर आप एक समझदार आदमी है, समझदार इंसान है, तो प्रॉपर्टी की आपको जरूरत ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड कि उससे सिर्फ ग्रीड अकोमोडेट हो रहा है। और अगर आप फिलोसोफर किंग बन गए और आपको पता होगा कि आपके पेरेंट्स कौन है या आपके भाई बहन कौन है, तो आप क्या करेंगे? उनके लिए वेल्थ को एक्यूमुलेट करेंगे, अपने घर वालों के लिए वेल्थ को एक्यूमुलेट करेंगे। तो आपको प्रॉपर्टी रखना भी अलाउड नहीं होगा। प्रॉपर्टी सिर्फ किन के पास होनी चाहिए? जो उससे जो क्लास ऑर्डर होता है, जो थर्ड क्लास पीपल है, दैट इज योर क्राफ्ट्समैन, योर एग्रीकल्चर आर्टिशंस, ये जो जिनका रेलिवेंस नहीं है, जिनके पास रीजन करने की पावर नहीं है, तो प्रॉपर्टी भी आपके पास अलाउड नहीं है। नो
प्रॉपर्टी, तो आपको कोई ग्रीड नहीं होगा, यू वुड नॉट एक्यूमुलेट एनी वेल्थ, आप कोई वेल्थ जोड़ेंगे नहीं, बिकॉज कोई भाई बहन आपके पास है ही नहीं कि आप उनके लिए जोड़े या अपने मम्मी पापा के लिए, और किसी को पता नहीं है मेरा बच्चा कौन सा है, तो वहां पे भी कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। तो दिस इज हाउ ही इज क्रिएटिंग एन आइडियल सोसाइटी, बिकॉज प्लेटो इज ऑब्सेस्ड, उसको एक आइडियल सोसाइटी बनानी है, एक रियल सोसाइटी बनानी है, तो ये उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहा है। तो बहुत से लोगों ने उसको इस आइडिया के लिए, जो कम्युनिज्म का आइडिया है कि फैमिलीज को तोड़ के सिर्फ बच्चा पैदा करो एंड स्टेट को दे दो, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया। कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है फॉर बीइंग द फर्स्ट फेमिनिस्ट स्कॉलर। व्हाई? बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला कि विमेन को भी इक्वल एजुकेशन दो, दे आर सेम एज मैन, कि वो भी जस्ट लाइक मैन सेम कैपेबिलिटीज रखती है, सेम दिमाग है, प्लस दे आर अलाउड टू रूल, और उनको भी रूलर बनाओ। तो इसलिए बहुत से लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ फेमिनिस्ट स्कॉलर। अब जब हम बात कर रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि किस लोगों को अलाउ करना है फिलोसफर किंग बनने के लिए, तो उसने थ्योरी ऑफ मेटल या मिथ ऑफ मेटल दिया। मिथ ऑफ मेटल कि हर किस्म का जो बॉडी है वो अलग अलग सब्सटेंस से बना है, द मिथ ऑफ मेटल। तो फर्स्ट इज गोल्ड, सेकेंड इज सिल्वर, एंड थर्ड इज आयरन और ब्रॉन्ज। कि ये तीन कैटेगरी या तीन क्लासेस ऑफ पीपल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो जो लोगों की बॉडी गोल्ड की है, दे आर केपेबल ऑफ रीजनिंग, उनमें रीजन प्रिवेल सबसे ज्यादा करता है। ऐसे नहीं है, हर इंसान में ये तीनों चीजें होंगी। सपोज इफ दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, तो उसमें सब चीजें होंगी। क्या डिफरेंस है कि किसी में गोल्ड ज्यादा होगा, किसी में सिल्वर ज्यादा होगा, या किसी में ब्रॉन्ज ज्यादा होगा। तो जिसमें गोल्ड ज्यादा होगा, दे आर पीपल कैपेबल ऑफ रीजनिंग, वो रीजन कर सकते हैं, इसलिए उनको फिलोसफर किंग बनना चाहिए या इंटेलेक्चुअल काम करना चाहिए। जो लोग सिल्वर हैं, सिल्वर के लोग हैं, तो मतलब उनमें करेज ज्यादा है, स्पिरिट करेज ज्यादा है, तो वो किस चीज के लिए एबल है सबसे ज्यादा? सोल्जर बनने के लिए, तो वो उनको आर्मी वगैरह में चले जाना चाहिए, सोल्जर बन जाना चाहिए। ब्रॉन्ज है या आयरन है, दैट मीन्स ना उनमें रीजन है ना उनमें करेज है, तो उन लोगों को क्या होना चाहिए? आर्टिसंस, क्योंकि उनमें टेम्परेंस है, उनके पास है कि ठीक है आराम से काम कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर वर्क में चला जाना चाहिए, उनको क्राफ्टमैनशिप में चला जाना चाहिए। तो दिस इज हाउ ही इज कैटेगराइजिंग ह्यूमन बीइंग्स, के ऐसे ऐसे कैटेगरी डिवाइडेड है। इसमें भी ही इज आल्सो सेइंग वन थिंग कि सिर्फ इस कैटेगरी के लोगों को अलाउड है प्रॉपर्टी रखना, क्योंकि वो कभी फिलोसफर किंग बनेंगे नहीं, दे आर नॉट अलाउड, उनमें वो रीजन ही नहीं है। बाकी दो के लिए उसने मना कर दिया है कि दीज पीपल कैन ग्रो सेल्फिश, अगर उनको बता दिया गया कि आप प्रॉपर्टी रख लीजिए, तो इस करके वो मना कर रहा है कि नो, दीज पीपल आर नॉट अलाउड, सिर्फ ये कैटेगरी के लोगों को हमने अलाउ किया है। उसके बाद अपनी बातों को और फर्दर एम्फसाइज करने के लिए, समझाने के लिए वो देता है एलिगोरी। एलिगोरी मतलब होता है कहानी बताना। तो ही गिव्स द फेमस एलिगोरी ऑफ केव्स, ऑल्दो 3 अलग अलग एलिगोरी देता है, बट एलिगोरी ऑफ केव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट फेमस ऑल्सो। एलिगोरी ऑफ केव्स में बता रहे हैं कि कैसे ह्यूमंस में, जो आपकी डे टू डे ह्यूमन लाइफ है, उसमें आप क्या मिस कर रहे हो और कैसे हमें रियल वर्ल्ड तक पहुंचना है। सो ही एक्सप्लेन्स इट इन अ सर्टेन वे। अब उस चीज को आप ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल ही सेज कि दिस इज अ केव, ये क्या है? केव है। अब इस केव में क्या है? वी हैव पीपल जो चेन्ड है। क्या है ये लोग? चेन्ड है, जैसा इनको आपस में बांध दिया गया है, तो दीज आर चेन्ड। यहाँ पे लोग हैं जो चेन्ड है। अब चेन है तो ज्यादा मूव नहीं कर सकते, अगर आपके पास चेन है तो आप मूव नहीं कर सकते। और ये है वॉल, ये केव की वॉल है। तो इस वॉल पे वो क्या देख पा रहे हैं? कुछ इमेजेस, कि ठीक है ये इमेज ऑफ सन है, ये मून है, दीज आर द फ्लावर्स, ये अलग अलग इमेजेस इस उस पे देख रहे हैं। दीज आर द शैडोज, ये क्या है? शैडो। तो ये आप शैडो देख पा रहे हैं। सडनली वन डे व्हाट हैपेंस, एक दिन क्या होगा? इनमें से कोई एक ब्रेक कर देगा ये चेन, तो ये चेन ब्रेक हो गई।
तो जैसे ही ये इंसान बाहर स्टेप आउट करेगा इस केव से, तो वो क्या देखेगा कि यहाँ पे रियल सन है। ये रियल सन क्या है आपका, जैसे रियल सन की रेज उस पे आएंगी, तो क्योंकि वो हमेशा इतने अंधेरे में था और केव के अंदर था, 1 सेकंड के लिए उसकी आंखें ऐसे बर्न होंगी या उसको धुंधला दिखाई देगा, तो एकदम से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि वो क्या देख रहा है। बट विद टाइम वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। अब उसने देखा कि रियल वर्ल्ड तो ये है, दिस इज रियलिटी, सो ही विल गो बैक। तो वो केव में वापस जाएगा और बाकी दोनों लोगों को बताएगा कि यू ऑल्सो ब्रेक, उसके चेन्स ब्रेक करेगा और बताएगा कि ये सब क्या है, सिर्फ शैडोज है और रियलिटी बाहर है। तो बहुत से लोग उसको अग्री नहीं करेंगे, उसकी बात को मानेंगे नहीं, कुछ लोग मे बी उसको मारेंगे भी कि तुम गलत बता रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज से बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और कोई आपको बताए कि ये सच्चाई नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि नो, आई नो दिस इज द रियलिटी। तो उसने ये पूरा कॉन्सेप्ट क्यों समझाया कि ये जो आपके बाहर की रियलिटी है, दिस आउटर रियलिटी, दिस इज व्हाट, ये सन क्या है, दिस इज योर नॉलेज, जो ट्रू नॉलेज है, जिसको आप यहाँ देख नहीं पा रहे हैं। दिस सन सिंबलाइजेस ट्रू नॉलेज और हम एक शैडो वर्ल्ड में जी रहे हैं, दिस इज द शैडो वर्ल्ड, तो हमें बाहर निकलना है। तो सोक्रेटिस वाज वन सच मैन जो बाहर निकला और हमारे पास आया ताकि हम भी उस चेन्स को तोड़ पाए। बट हम लोग बहुत ज्यादा मिसगाइडेड थे, हमें लगा था शैडो वर्ल्ड इज रियल और हमने सोक्रेटिस को मार दिया। तो दिस इज हाउ ही इज एम्फसाइजिंग कि कैसे दो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमें कोशिश करनी है लगातार टू मेक आवर वे आउट। एंड अल्टीमेटली ही कम्स टू द थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? सबसे पहले इसलिए भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ जस्टिस because justice as a concept has been explored in political science at many levels. तो हर थिंकर ने जस्टिस को अलग अलग लेवल पे डील किया, उसके लिए अलग अलग नोशंस दिए, बीट रॉल्स, नोजिक, प्लेटो, सोक्रेटिस। तो जस्टिस में ही इज इन अ डायलॉग विद सेवरल पीपल। सो सबसे पहले इट इज सिफिलिस। तो सिफिलिस से उसने पूछा कि व्हाट इज जस्टिस। अब सिफिलिस एक काफी ओल्ड एज आदमी है, इन हिज लेट 70s 60s, तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि इट इज टू थिंग्स, वन इज फुलफिलिंग योर ड्यूटी, कि आप अपनी ड्यूटी करो, एंड रिटर्न डेट्स, कि अगर आपने कभी भी किसी से कुछ लिया तो उसको वापस कर दो। अब इसका काउंटर कौन कर रहा है यहाँ पे? सोक्रेटिस। कि सपोज आपने एक अपने फ्रेंड से चाकू लिया, यू टुक अ वेपन, जब वो बहुत सेम माइंड में था, स्टेबल आदमी था। मीनवाइल जब तक आप उसको वापस करने गए वो इंसान पागल हो चुका था। सो इज इट राइट थिंग टू डू टू रिटर्न वेपन टू अ मैडमैन? कि क्या किसी मैडमैन को, क्या आपको पता है कि वो अब अपने आप को हार्म कर लेगा, वो वेपन देना सही चीज है? तो उसके बाद सिफिलिस का सन आया जिसने उसकी बात को थोड़ा और समझाने की कोशिश करी कि मे बी माई डैड इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट राइटली, तो मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है आप बताओ। तो अब सिफिलिस का सन आता है पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस यहाँ पे आया और पॉलीमार्कस ने कहा कि ही इज नॉट सेइंग कि रिटर्न, मतलब वो कह रहे हैं कि जो आदमी अच्छा है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उसके साथ अच्छा करो, और जो आपका एनिमी है उसके साथ बुरा करो। दैट इज बीइंग डूइंग जस्टिस, ये जस्टिस करना है। तो इसमें प्लेटो क्या बोल रहा है कि वी आर नेवर श्योर, हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि कौन आपका फ्रेंड है या कौन आपका एनिमी। कोई अगर आपको आज अपना फ्रेंड लग रहा हो, मे बी सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाए कि वो कभी आपका एनिमी हो जाए। देन कम द थर्ड पर्सन व्हिच इज थ्रेसिमार्कस, which says कि justice is the interest of powerful, कि justice powerful का interest serve करने के लिए होता है। It is ultimately a powerful person. तो थ्रेसिमार्कस एक तो सोफिस्ट है, तो he is very power driven also. तो उसने ये बोला, तो प्लेटो उसको प्रॉपर्ली यहाँ पे काउंटर नहीं कर पाया। जो प्लेटो का अकाउंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे फिजी है, तो वो उसको सही से नहीं बता पाया कि अग्रीज कि ठीक है मैं मान सकता हूँ कि इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल है, लेकिन वो बोल रहा है कि पावरफुल भी लॉ से अबाइडेड है।
पावरफुल के ऊपर भी कोई ना कोई होगा एंड दे आर ऑल्सो अबाइडेड बाय लॉ। तो सिर्फ ये बोल देना कि जस्टिस क्या है, पावरफुल के हाथ में, इट इज नॉट द राइट थिंग, ऑल्दो वो कुछ एक्सटेंट तक उससे अग्री किया। द लास्ट पर्सन हियर इज ग्लूकॉन। ग्लूकॉन कहते हैं जस्टिस इज फॉर द वीक, क्योंकि वीक लोग कभी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, दे गो टू द पावरफुल पीपल कि प्लीज हमें प्रोटेक्ट कर दो। तो इसको कौन काउंटर कर रहा है? अगेन प्लेटो काउंटर कर रहा है, डायलॉग में है कि दिस इज नॉट ट्रू, इवन द पावरफुल पीपल वांट जस्टिस, उन्हें भी जस्टिस है, उन्हें भी हेल्प चाहिए होता है, एंड विच इज ट्रू। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है गरीब भी केस पे केस लड़ रहा है उसी के लिए जेल बनी है, अगर कोई रिच पावरफुल भी है, इफ ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, उसके लिए भी ट्रायल्स है, कोर्ट है, केसेस है, तो उसने इस चीज को काउंटर किया। देन ही फाइनली कम्स एट हिज ओन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस एक्चुअली में क्या है। तो ही मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट या वन लाइन है जो कभी कभार एग्जाम में भी आता है कि जस्टिस, सॉरी नॉट जस्टिस, इट इज स्टेट। स्टेट इज एन इंडिविजुअल writ large। स्टेट क्या है? उसके लिए इंडिविजुअल है जिसको रिट मतलब रिटर्न बड़ा कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ह्यूमन बीइंग एंड देन वी हैव अनदर पीपल, we have more and more people, more and more individual। तो आपको इन इंडिविजुअल से मिलकर क्या बना? स्टेट। स्टेट इज व्हाट? स्टेट में अल्टीमेटली इट इज द पॉपुलेशन, आप और हम मिलकर स्टेट बना रहे हैं। तो स्टेट अल्टीमेटली क्या है? इट्स अबाउट इंडिविजुअल, कि अगर इंडिविजुअल्स को बड़ा कर दिया जाए, इंडिविजुअल्स को बढ़ा दिया जाए, तो वो मिलकर आपका स्टेट बनता है। तो इंडिविजुअल रिट लार्ज, मतलब इंडिविजुअल्स को बड़ा कर दिया जाए, लार्जर फॉर्म में लिख दिया जाए। तो वो बोलता है अगर सपोज यहाँ पे इस इंडिविजुअल का जो वर्च्यू है, वर्च्यू मतलब क्वालिटी है, वो जस्ट है और वो जस्टिस पसंद करने वाला ह्यूमन बीइंग है और सोसाइटी का इस इंडिविजुअल में तो जस्टिस है, वर्च्यू भी जस्टिस है, इसमें भी है, क्योंकि जस्टिस इतना स्टेट का वर्च्यू भी क्या होगा? इंडिविजुअल में अगर जस्टिस तो अल्टीमेटली स्टेट है, that will be a just state, is the virtue of a society. This is not unique. Human level पे this is virtue, and at the state level he is calling it virtue. It is virtue, that is virtue in the larger sense। तो state का अपने आप जो virtue है वो justice वाला ही होगा based on the individual। तो individual की virtues को work करना बहुत जरूरी है कि individuals के पास जो virtue है वो जो आपके society में लोग हैं वो virtuous हो। Another idea he has taken from Socrates, जो भी virtues की बात करता था, just like that he has believed in the same idea। And this brings us to the last concept, important concept by Plato, which is theory of decay। अब Plato एक और चीज में believe करता है कि everything is meant to decay। अगर कोई चीज किसी अच्छी फॉर्म में है तो वो decay जरूर होगी। तो theory of decay में वो क्या बता रहा है कि आपकी politics हमेशा decay की ओर जाएगी और उसके बाद दोबारा साइकिल रन होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अभी तो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी में क्या होगा? द रूल ऑफ फिलोसफर किंग, या जो होशियार इंटेलेक्चुअल लोग हैं। उसके बाद यहाँ से डेमोक्रेसी आएगी, जिसको वो एक और नाम दे रहा है डेमोक्रेसी, मतलब करप्ट लोगों का रूल है, थोड़े से बंच ऑफ पीपल। देन इसी को बहुत से लोग ओलिगार्की भी बोल रहे हैं कि मे बी इट विल फर्दर गो डाउन इनटू ओलिगार्की, कि बड़ा जो पावरफुल ग्रुप है वो आएगा एंड अल्टीमेटली क्या होगा? डेमोक्रेसी आ जाएगी। एंड डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ ऑल, जिसमें वो सिर्फ एक टायरेनी के रूप में एग्जिस्ट करेगी, कि डेमोक्रेसी भी अल्टीमेटली विल डिके इनटू व्हाट? डेमोक्रेसी भी जो आएगी वो डिके होके टायरेनी की ओर चली जाएगी। पहले के लोग एक पावरफुल आदमी को इलेक्ट कर लेंगे, स्लोली स्लोली ही विल बिकम अ टायरेंट। तो दिस इज हाउ इट इज डिकेइंग। डिकेइंग मतलब चीजें खराब होगी। तो ये दिस इज पॉलिटी, ये आपकी पॉलिटी है, आपका जो स्टेट का स्ट्रक्चर है ये इस तरह से वर्क कर रहा है एंड धीरे 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 करके सब सेक्शंस में ये डिके होता जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग।
सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेटो। बट एक लास्ट में मैं आपको कपल ऑफ स्टेटमेंट्स दे देती हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फेमस थिंकर व्हाइटहेड, ये स्टेटमेंट बहुत बार आती है क्योंकि प्लेटो को हर किसी ने अलग अलग स्टाइल से पढ़ा, एनालाइज किया, क्रिटिक किया। तो व्हाइटहेड ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर आप यूरोपियन फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो यूरोपियन फिलोसफी जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा इट इज नथिंग बट फुटनोट्स टू प्लेटो। फुटनोट्स मतलब कि अल्टीमेटली प्लेटो के वर्क से ही बाकी चीजें इमर्ज हो रही है। सो कोई भी पॉलिटिकल यूरोपियन फिलोसफी विदाउट प्लेटो इज इनकम्प्लीट। तो प्लेटो का इतना इंपॉर्टेंस है। बट नॉट एवरीबडी लाइक प्लेटो। देयर वर पीपल लाइक कार्ल पॉपर, जिसकी बहुत फेमस बुक आई थी जिसका नाम था ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, जिसमें उसने सबसे पहला ही थिंकर जिसको क्रिटिसाइज किया इट इज प्लेटो। तो उन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया बेस्ड ऑन हिज कम्युनिस्ट आइडिया कि फैमिली कम्युनिज्म इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फिजिबल इन अ सोसाइटी जो फैमिली के लिए ही थ्राइव कर रहा है। तो उसने उसको क्रिटिसाइज किया कि द आइडियाज दैट प्लेटो इज गिविंग इज नॉट वर्केबल। बट अल्टीमेटली अगर आप देखें और आपने देखा होगा और भी पढ़ा भी हो कि हर किसी ने अगर प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है तो इसका मतलब व्हाट दे आर स्टडीइंग प्लेटो टू सम एक्सटेंट, तभी आप उसको क्रिटिसाइज कर पाएंगे। सो दिस टेल्स अस दैट प्लेटो हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी in the domain of political philosophy and not just political philosophy because western political thinker में तो political work comes, तो इसीलिए सब हम पॉलिटिक्स तक लिमिट कर रहे हैं ज़्यादातर एनालिसिस। बट प्लेटो हैज कवर्ड अ लार्ज ग्राउंड, उसने बहुत वास्ट ग्राउंड कवर किया है जिसमें ही हैज एनालाइज a lot more other things, lot more other topics rather than just philosophy and politics, which tells us that he was a human part excellence and he knew कि कैसी क्वेश्चन करके वो अपने बातों को अक्रॉस द टेबल रख सकता है। एंड डिस्पाइट सो लॉन्ग, इतने टाइम के बाद भी प्लेटो कंटिन्यूज टू बी रेलिवेंट टिल टुडे। आज के डेट में भी प्लेटो उतना ही रेलिवेंट है और हम लोग उसके आइडियाज को पढ़ते और डिस्कस करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अपना अभी जो लिंक है, ये QR कोड, जिसको आप स्कैन करके आराम से इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, आपके जितने भी आपने नोट्स थे जो अभी मैंने यहाँ ड्रॉ करे आपके पास आपके फोन या लैपटॉप में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो के सक्सेसर को या उसके सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट को जिसका नाम था एरिस्टोटल। तो हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे एरिस्टोटल ने प्लेटो को डिनाई किया, डिफाइन किया, कौन कौन सी चीज एरिस्टोटल में डिफरेंट थी फ्रॉम प्लेटो, और वो ऐसा क्या एलिमेंट था कि प्लेटो को हम बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, लेकिन हम एरिस्टोटल को क्या बोल रहे हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये है आपके पास QR कोड, आप प्लीज इसको स्कैन कर लीजिए और आराम से आपके पास आज की क्लास के सारे नोट्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।